हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYE एकेडमी। आज इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में। रैयतवारी सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट को समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। ये समझने के लिए कि बंगाल में डेक्कन में जो राइट्स दंगे हुए थे, वो जो हुए थे, राइट, साहूकार और पीसेंट्स के बीच में, वो क्यों हुए थे। ठीक है, उसके लिए हमें रैयतवारी सेटलमेंट समझना जरूरी है। हमने फ्रेंड्स ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट समझा है अच्छे से, उसकी अच्छाइयां बुराइयां देखी हैं। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस रीजन में लगाया गया था। जो हमारा डेक्कन एरिया है, डेक्कन एरिया मतलब बॉम्बे का एरिया समझ लीजिए, मध्य प्रदेश का आज का समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश का समझ लीजिए, कर्नाटक का समझ लीजिए, वो सब रीजन जो है वो डेक्कन के अंदर आते हैं। वहां पे जो सेटलमेंट लगाया गया था वो था रैयतवारी सेटलमेंट। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल के अलावा और जगहों पे नहीं लगाया गया, राइट। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, उसकी काफी सारी नेगेटिव्स थे, वही मेन रीजन था कि उसको और जगहों पे नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि ये और जगहों पे क्यों नहीं लगाया गया परमानेंट सेटलमेंट। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला रीजन तो देखिए क्या है। The one reason was that after 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द हार्वेस्ट प्रोड्यूस, एनलार्जिंग द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार्स। तो समझने की बात यह है कि परमानेंट सेटलमेंट, जैसे वर्ड ही लिखा हुआ है परमानेंट, तो उसमें जो जो जमींदार से पैसे लेने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये परपिचुअलिटी या परपिचुइटी में फिक्स हो जाता है। मतलब 1 एकड़ के मैं 100 रुपए लूंगा, ये फिक्स हो गया हमेशा के लिए। हाँ जी, हमेशा 1000 साल, 500 साल, जब तक रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक के लिए फिक्स हो गया। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये होता है। समझ ही सकते हो आप इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर प्राइसेस कल बढ़ गए, जमींदार कल लेट से 500 रुपए अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आज तो चलो वो 150 रुपए अर्न कर रहे थे, कल 500 अगर वो अर्न करते हैं तो सारा का सारा 400 रुपए जो है जमींदार के हाथ में चला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये जो सेटलमेंट है और जगह नहीं लगाया, क्योंकि 1810 के बाद ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हो रहा था, जो खेती हो रही थी, उससे जो प्रोड्यूस के प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इससे क्या था कि जमींदारों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। लेकिन क्या प्रॉब्लम है परमानेंट सेटलमेंट के साथ? रेवेन्यू डिमांड जो है इट इज फिक्स फॉर एवर। तो कॉलोनियल स्टेट ये क्लेम ही नहीं कर सकती जो भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो हमें कुछ शेयर दो, राइट। तो ये प्रॉब्लम है परमानेंट सेटलमेंट की बात भाई। और रीजंस क्या क्या है परमानेंट सेटलमेंट की साथ, जो जो ये बाकी जगहों पे नहीं लगाया गया? ये सेकंड रीजन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये समझना होगा कि जब ये ऑफिशियल्स पॉलिसीज डिवाइस कर रहे थे, देखिए परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, ठीक है वो। लेकिन जिस स्कूल से पढ़ के आए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि परमानेंट सेटलमेंट सही रहता है। लैंडलॉर्ड ब्रिटेन में भी होते थे, लैंडलॉर्ड जैसा समझा उन्होंने जमींदार को भी, और परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने लगा दिया। लेकिन अब जो नए ऑफिसर आ रहे थे दोस्तों, ये नई थिंकिंग के साथ आ रहे थे। जैसे हम एग्जांपल ले लेता हूँ, आप आज 12th क्लास में हो, तो आप आज हिस्ट्री भले ही पढ़ रहे हो लेकिन आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। ये वीडियो देख रहे हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो यूज कर ही रहे हो। ऐसे ही अगर आप 10 साल पुराने हिस्ट्री के स्टूडेंट को देखो, या 20 साल या 50 साल, उन्होंने तो अलग तरीके से हिस्ट्री पढ़ी है ना। उनका तो वो तो कहते होंगे यार हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री पढ़ूंगा, आईटी का कोई रोल है ही नहीं इसमें। लेकिन आजकल की जनरेशन अलग सोचती है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो जो ऑफिशियल्स थे, जो पॉलिसी डिवाइस कर रहे थे, वो नई नई थ्योरी उन्होंने पढ़ी। जो ऑफिशियल्स नए आए, क्योंकि देखिए सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा करा 18वीं सदी में। उसके बाद डेक्कन के एरियाज में जो कब्जा करा उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ दी 19th सेंचुरी में उन्होंने कब्जा करा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसीज लगाई। तो पॉलिसीज जब लगाई, जो ऑफिशियल्स वहां पे प्रेजेंट थे वो नए नए स्कूल से पढ़ के आए थे। उन स्कूल्स की नई नई थॉट्स थी, नई नई थिंकिंग थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे थॉट है कि व्हेन ऑफिशियल्स डिवाइस पॉलिसीज देयर थिंकिंग इज डीपली शेप्ड बाय इकोनॉमिक थ्योरीज दे आर फैमिलियर विद। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस या पुराने ऑफिशियल्स जो थे, राइट, वेरन हेस्टिंग्स, वो अलग स्कूल से पढ़ के आए थे। ये जो नए ऑफिशियल्स आएंगे दोस्तों, ये अलग स्कूल से पढ़ के आएंगे दोस्तों, ठीक है। आया था 1820, इकोनॉमिस्ट थे एक डेविड रिकार्डो। ही वाज अ सेलिब्रेटेड फिगर इन इंग्लैंड। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैड लर्न्ड रिकार्डियन
आइडियाज ड्यूरिंग देयर कॉलेज ईयर्स। तो डेविड रिकार्डो ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो जो ऑफिशियल्स थे अंग्रेजों के, वो वही पढ़ के आए अपने कॉलेजों में। ठीक है दोस्तों। In Maharashtra, when British officials set about the formulating terms of the early settlements in the 1820s, they operated with some of these ideas. तो रिकार्डो की जो टीचिंग्स पढ़ी इकोनॉमी की इन ऑफिशियल्स ने, वो इन्होंने पॉलिसीज लगाई डेक्कन और बॉम्बे के एरिया में। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलोगे रिकार्डो की पॉलिसीज क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो रिकार्डियन पॉलिसीज थोड़ा सा यहाँ पे नजर मारते हैं दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन आइडियाज, लैंड ओनर शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रिवेल्ड एट अ गिवन टाइम। तो रिकार्डियन आइडियाज क्या कहते हैं कि सारे के सारे पैसे लैंड ओनर को मत दो, सिर्फ एवरेज रेंट होना चाहिए उसके हाथ में। ठीक है, लैंड ओनर मतलब जमींदार ही है यहाँ पे। लैंड ओनर मतलब जमींदार है। शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रिवेल एट अ गिवन टाइम व्हेन द लैंड। अब देखिए, अगर एवरेज रेंट ही शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा क्लेम हो। अब आप बोलो कि लैंड के अगर प्राइसेस बढ़े तो कैसे हैंडल करें इस केस को। व्हेन द लैंड यील्डेड मोर देन द एवरेज रेंट, तो हमने जैसे फिक्स कर दिया कि 1 एकड़ का 50 रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि हमने एवरेज से निकाला है। अब अगर जमींदार को 50 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या हो। When the land yielded more than the average rent, landowner had a surplus that the state needed to tax। तो कह रहे हैं अगर 75 रुपए कमा रहा है जमींदार, तो 25 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो इस पे टैक्स लगना चाहिए। इफ टैक्स वाज नॉट लेवाइड, cultivators were likely to turn into rentiers and their surplus income was unlikely to be productively invested in the improvement of the land। इस पे रेंटियर का मतलब समझते हैं। रेंटियर का मतलब वो होता है, is a term used to designate people who live on rental income from property। आपने काफी लोग देखे होंगे, आपके अंकल चाचा वगैरह कोई हो शायद, या आपकी फैमिली में ही कोई हो, कि वो कहते हैं कि हमें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, हमारी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, हमारे बड़े बड़े घर हैं, उससे जो रेंट आता है उसी से हमारी लाइफ अच्छे से चल रही है, हमें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को कहा जाता है रेंटियर। ठीक है। तो यही रिकार्डियन आइडियाज हैं कि अगर आप टैक्स नहीं लगाओगे इस इंक्रीज इनकम पे, तो ये जो कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है, ये रेंटियर्स बन जाएंगे। देयर सरप्लस इनकम वाज अनलाइकली टू बी प्रोडक्टिवली इन्वेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। तो ये बोलेंगे जब इन सरप्लस इनकम आ रही है और हमारा खूब फायदा वैसे ही हो रहा है, तो सिर्फ ये रेंट पे हम कमाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की तो जरूरत नहीं है लैंड पे, राइट। देखिए, अगर किसी के पास कोई सरप्लस इनकम आती है, तो उसको और इनकम चाहिए, तो वो और इनकम लगा देता है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा बेटर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका लेट्स से एक लैंड है, आप ट्राई करोगे लैंड जो है सुधरता जाए सुधरता जाए सुधरता जाए। ये लैंड तभी सुधरेगा अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट लगाओगे, जैसे खाद बेटर करोगे, बेटर प्लगिंग करोगे, सीड्स बेटर लोगे, है ना। अगर आप इसमें पैसा नहीं लगाओगे तो ये लैंड इंप्रूव कभी होगा ही नहीं। अब एक चीज एज्यूम करते हैं कि आपका लैंड पहले ही आपको इतने पैसे दे रहा है कि आप आराम से जिंदगी जी रहे हो, तो आप कुछ भी पैसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे। इफ टैक्स वाज नॉट लेवाइड, कल्टीवेटर्स वर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटियर्स। रेंटियर्स का मैं मतलब समझा चुका हूँ। एंड देयर सरप्लस इनकम वाज अनलाइकली टू बी प्रोडक्टिवली इन्वेस्टेड इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड। Many British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardo's theory। उन्होंने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट में यही हुआ, बंगाल के जो जमींदार थे, उन्होंने जो सरप्लस इनकम थी अपनी जेब में रख ली, उन्होंने लैंड बिल्कुल भी नहीं सुधारा। ठीक है, लैंड बिल्कुल भी नहीं सुधारा, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं सुधरी, किसान जो थे लोअर लेवल पे उनका लॉस ही रहा। देयर द जमींदार सीम टू हैव टर्न इनटू रेंटियर्स। परमानेंट सेटलमेंट में बंगाल के जो जमींदार थे वो रेंटियर्स में कन्वर्ट हो गए थे, लीजिंग आउट लैंड एंड लिविंग ऑन दी रेंटल इनकम। शहरों में रहते थे, मजे करते थे और रेंट पे इनकम ले लेते थे। ना तो ब्रिटिशर्स का ज्यादा फायदा हो रहा था, ना किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा था, सिर्फ एक का फायदा हो रहा था, वो थे जमींदार और मनी लैंडर्स। ठीक है, काफी बार दोनों सेम आदमी होते थे। इट वॉज देयर फॉर नेसेसरी द ब्रिटिश ऑफिशियल्स नाउ फेल्ट टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम। तो डिफरेंट सिस्टम उन्होंने डिवाइस करने का कोशिश करी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्ट बंगाल। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू बी नोन एज रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो बॉम्बे स्टेट काइंड समझिए आप उसको, बॉम्बे आज सिटी। ठीक है, पहले नाम मुंबई का बॉम्बे था और ये सिटी है, लेकिन पहले बॉम्बे स्टेट थी। ठीक है, कलकत्ता स्टेट हो गया, मद्रास हो गया,
ये सब प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, प्रेसिडेंसी पूरी की पूरी स्टेट्स की तरह आप इसे समझिए, ठीक है, स्टेट की तरह। प्रोविंस कहा जाता था, स्टेट्स वैसे समझिए आप, ठीक है, जैसे आजकल स्टेट्स होती हैं वैसे। तो बॉम्बे कोई शहर नहीं है, पूरी स्टेट है। तो बॉम्बे डेक्कन में रैयत वाली सेटलमेंट लगवाया। और रैयत वाली सेटलमेंट क्या है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये काम आएगा आपको समझने में कि ये की डेक्कन में क्या परेशानियां खड़ी करेगा। अनलाइक द बंगाल सिस्टम, मतलब बंगाल सिस्टम का मतलब है परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रैयत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसान से, रैयत मतलब पीजेंट, उससे लिया करती थी, ठीक है। द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स वाज एस्टिमेटेड। तो अकॉर्डिंग टू सॉइल एस्टिमेट की उन्होंने इनकम, कि अच्छा जी लास्ट कुछ ईयर्स के हिसाब से इतनी इनकम होगी, ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने इनकम ली। द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स वाज एस्टिमेटेड। द रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रैयत वाज असेस्ड एंड अ प्रोपोर्शन ऑफ इट फिक्स्ड एज द शेयर ऑफ द स्टेट। तो रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी एसेस करी, ठीक है, सॉइल एक्सेस करा, उन चीजों को यूज करके एक प्रोपोर्शन निकाला कि आपको इतना रेंट देना होगा। लैंड्स जो थे, यहां इंपॉर्टेंट चीज देखना है आपको कि लैंड्स वर रीसर्वेड आफ्टर 30 ईयर्स। हर 30 साल में रीसर्वे होगा और रेवेन्यू जो है उसके हिसाब से इंक्रीज होगा। अब आप बोलोगे इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि देखिए दुनिया में हमेशा प्राइस इंक्रीज ही करती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, हमेशा प्राइस बढ़ती जाती है चीजों की, है ना दोस्तों। डिमांड बढ़ती जाती है, प्राइसेस बढ़ती जाती है, जनरल चीज है, जनरल। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ चीजों की प्राइस कम भी होती है। जैसे कंप्यूटर्स की प्राइस अगर 20 साल में देखो तो आज काफी कम है। मोबाइल की प्राइसेस भी काफी कम है कंपेयर्ड टू 20 साल 30 साल पहले, अगर आप कंपेयर करो, है ना दोस्तों। काफी चीजों की प्राइस कम भी हुई है, लेकिन मेजोरिटी चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। इसका एग्जांपल बेस्ट यही है कि पहले 100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, 50 साल पहले 100 रुपए कितनी बड़ी चीज होती थी, आज तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो हाँ, लैंड रीसर्वे किया जाएगा, प्राइजेस फिर से एस्टिमेट की जाएंगी, उसके बेसिस पे लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। देयरफॉर रेवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, रैयत वाली जो है वो एक टेम्पररी सेटलमेंट है। टेम्पररी वर्ड गलत है, आप बोल दीजिए नॉट अ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। डिफरेंसेस आई होप आप समझ लोगे। डेक्कन में है वो जो है वो बंगाल में, यहाँ डायरेक्टली पीजेंट, रैयत से, रैयत वर्ड लिख के आना, पीजेंट नहीं। रैयत से सेटल किया जा रहा है, बीच में कोई जमींदार नहीं है, क्योंकि अंग्रेज समझ गए जमींदार जो है बड़े शरारती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गई होंगी, और यही डेक्कन रीजन में अपनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि रेवेन्यू डिमांड और पीजेंट डेप्थ, ये सब क्या इशू रहे भाई, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रैयत वाली सेटलमेंट में कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।